नमस्कार साथियों, मैं मनीष बिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 5 अधिकार राइट्स। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं राइट्स अधिकार वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और कक्षा 11 का ये अध्याय है और आज उसका हमारा लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे गुरुजी? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। क्या पढ़ रहे हैं? कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। राज्य सत्ता मतलब जो सरकार है, शासन है, उसकी बात हो रही है और कानूनी अधिकारों की बात हो रही है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और बात करते हैं कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स और राज्य सत्ता या जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, अभी तक आप लोगों ने 2 लेक्चर्स जो पढ़े हैं उनमें आपने अधिकार जाना कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकार का जो मतलब है वो क्या है। उसके बाद जाना अधिकार कहां से आते हैं, ये जाना। अगर आज के संदर्भ में हम लोग बात करें, जब भी हम अधिकारों की बात करते हैं, जब भी हम राइट्स की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सीधी एक बात आती है, एक बड़ी आबादी सरकार से नारेबाजी करती हुई हमारे दिमाग में छवि बनती है, हमारे ये मांगे पूरी करो, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। इस प्रकार की छवि हमारे दिमाग में बनती है। मतलब अधिकारों को पूरा करने का जो काम है वो किसके पास सौंप दिया हम लोगों ने? सरकारों को, या जो सत्ता है, जो अथॉरिटी है, जो पावर है, उसके हाथों में सौंप दिया। तो इसलिए हमें समझना जरूरी है कि जो हमारे अधिकार है, जो कानूनी अधिकार है और राज्य सत्ता जो है, इसके बारे में हमें जानना बड़ा आवश्यक है। किस प्रकार से सत्ता पर लगाम लगाई गई है कि वो जो नागरिक है देश के, उनके अधिकारों का हनन ना करे, उनके अधिकारों का उल्लंघन ना करे, उनके अधिकारों को छीने ना। ठीक है। और किस प्रकार से जनता को यह ताकत दी गई है कि भैया वो अपने सभी अधिकारों का पूर्ण रूप से अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो ये कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता का टॉपिक पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं। मानव अधिकारों के दावों की नैतिक अपील चाहे जितनी हो, उनकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर करती है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सरकारों और कानूनों का समर्थन। देखिए, अब मानव अधिकारों के दावों की जो नैतिक अपील है, चाहे जितनी हो, ठीक है भाई, आप कहो ये हमारा मानव अधिकार है, आप कहो ये हमारा मानव अधिकार है, ये ह्यूमन राइट्स है, ये मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए। आप चाहे कितने ही मानव अधिकारों का दावा कर दो कि साहब हम मनुष्य हैं, जन्म से हमें ये मिलना ही चाहिए, हम तो मनुष्य हैं, हमें तो जन्म से ये मिलना ही चाहिए, ऐसा मिले वैसा मिले, हम हजारों मानव अधिकार गिना सकते हैं, परंतु उन मानव अधिकारों का सफल होना कि वो सच में क्या मानव अधिकारों को मिलेंगे, ये जो सफलता की डिग्री है कि कितने डिग्री तक, मतलब किस लेवल तक वो सफल हुए हैं या नहीं, किस लेवल तक जो मानव अधिकार है वो लोगों को मिले हैं या नहीं मिले, ये ऐसे जो मूलभूत अधिकार है जिन्हें मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता के अधिकार, ऐसे अधिकार जो है वो लोगों को कहां तक मिल रहे हैं और कहां तक नहीं मिल रहे हैं, ये जो निर्भर करता है, ये कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सरकार, और सरकार के बाद कानून का समर्थन। ठीक है। मतलब जो मानव अधिकार है, देखिए आज जनता तो क्या कह देती है, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है और ये इसलिए मानव है, इसलिए हमें ये सब कुछ मिलना चाहिए, परंतु उस मुद्दे को, उस बात को सरकार कितना समर्थन करती है? क्या सरकार सपोर्ट करती है कि हाँ साहब ये मानव अधिकार है, ये जनता को मिलना ही चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और कानून का समर्थन मतलब वहां की जो पूरी व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती है? आजकल को कोई भी कुछ भी उठ करके बोले कि हाँ साहब ये तो हमारा अधिकार है, हमें मिलना ही चाहिए, तो क्या सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? क्या जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो उसको स्वीकार करेगी या नहीं करेगी? तो मानव अधिकार में चाहे हम कितनी भी चीजों पर दावा कर दें, परंतु ये इस चीज पर निर्भर करता है कि वो सफल होंगे या नहीं होंगे। किस पर निर्भर करता है? सरकार पर और कानून के समर्थन पर। एक आसान सी भाषा में आपको समझाता हूं। आज आप अपनी फैमिली में बोलो, पापा मुझे ये भी चाहिए, मम्मी मुझे ये भी चाहिए, ये भी ला दो, वो भी ला दो, आप तो हजारों चीज मांगोगे, परंतु आपको मिलेगी वही जिसमें आपके पापा मम्मी का सपोर्ट हो। हाँ, वो चाहते हैं नहीं साहब ये चीज़ तो बच्चे को जरूरी है। जैसे कोरोना के समय में काफ़ी माँ बाप को ये आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं साहब बेटा बेटी मोबाइल मांग रहा है, हाँ तो जरूरी है, ये तो देना ही चाहिए, तो उन्होंने आपको फ़ोन भी दिलाया है। आवश्यकता उनको लगी तो उन्होंने आपको दिलाया है।
यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को इतनी अहमियत दी जाती है। अनेक देशों में अधिकारों के विधेयक वहां के संविधानों में प्रतिष्ठित रहते हैं और यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को बड़ी अहमियत दी जाती है। मतलब कानून के द्वारा ये क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होने का मतलब क्या है कि वहां की जो संसद है, वहां की जो विधायिका है, उसके द्वारा बनाए गए हो, वहां की न्यायपालिका के द्वारा स्वीकार करे गए हो, वहां की न्यायपालिका के द्वारा जारी करे गए हो। एक कानूनी मान्यता बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो व्यक्ति तो क्या है, अपने बहुत से अधिकार गिना देगा, साहब मुझे ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, परंतु कानून किस बात को रिकॉग्नाइज करता है, किस बात को मान्यता देता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो मैं आपको कुछ प्रकार के अधिकार भी बता देता हूं बच्चों। जैसे देखिए कुछ अधिकार होते हैं, जैसे संवैधानिक अधिकार की अगर मैं बात करूं, संवैधानिक अधिकार या जिनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा जाता है। संवैधानिक अधिकार का मतलब क्या है, वह सारे अधिकार जिसका वर्णन, जिनके बारे में चर्चा देश के संविधान में कर रखी है, उनको संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। अब चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे वो वोट का अधिकार हो, जिस भी बात का ऐसे अधिकारों की चर्चा संविधान में करी गई है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, संवैधानिक अधिकार कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहलाएंगे। उसके बाद अगर दूसरा देखें तो हम कहते हैं मौलिक अधिकार। अब ये जो मौलिक अधिकार है ये फंडामेंटल राइट्स है, मतलब ये हमारे जीवन को बेहतर तरीके से सम्मान के साथ और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बड़े आवश्यक है। ये मौलिक अधिकार भी संविधानिक अधिकारों का भाग है। संवैधानिक अधिकारों का मतलब क्या है, संविधान में जो भी संविधान में वो सारे के सारे अधिकार संवैधानिक अधिकार है, और उन संवैधानिक अधिकारों में संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण बताए जाते हैं वो मौलिक अधिकार बताए जाते हैं। जैसे आज समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भी मेरे संवैधानिक है क्योंकि संविधान ने दिए, वोट देने का अधिकार भी मेरा संवैधानिक है, तो संविधान ने दिया, परंतु वोट देने का अधिकार मेरा मौलिक नहीं है, वो मौलिक कैटेगरी में नहीं डाला गया। तो संवैधानिक अधिकार फिर मौलिक अधिकार। इसके बाद कुछ आते हैं जो वैधानिक अधिकार होते हैं। वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार का मतलब क्या होता है, जो कानून के द्वारा दिए गए हो, जो कानून के द्वारा दिए गए, जैसे कि देश की संसद कुछ बना दे, देश की संसद कोई कानून बना दे, जैसे कि आज हम कहें राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार, ये देश की संसद ने बनाया, कानून के द्वारा बनाया गया, एक कानून बनाया गया और उसके तहत ही आया कि सबको सूचना पाने का अधिकार है, तो वो मेरा क्या हो गया, वैधानिक अधिकार हो गया, लीगली मिला है। उसकी चर्चा संविधान में नहीं है, मौलिक अधिकारों में नहीं करी, पर देश की संसद ने, देश की कानून व्यवस्था ने तय करा कि साहब आज से आपका ये भी अधिकार होगा। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, वो मेरा मौलिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी, क्योंकि अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है उसको। तो अधिकार क्या है, संवैधानिक भी होंगे, जो अधिकार भी संविधान में मेंशन हो सारे के सारे संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकारों में एक बड़ा भाग आता है मौलिक अधिकारों का, ठीक है, और वैधानिक अधिकार यह है कि जो देश की संसद के द्वारा, कानून के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको वैधानिक अधिकार कहा जाता है। तो यहां पर अधिकारों की कानूनी मान्यता को इतनी अहमियत दी जाती है। अनेक देशों में अधिकारों का जो विधेयक है उसको संविधान में प्रतिष्ठित रहते हैं, मतलब संविधान में लिखा हुआ होता है कि साहब ये जनता के अधिकार है और ये इनको मिलने ही चाहिए। तो कानूनी जो रिकॉग्निशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा जरूरी है। जैसे कि आज मान लीजिए आप कुछ भी काम करें तो उसमें आपके माता पिता की तरफ से मोहर लगना बड़ा जरूरी है, ठीक है, ठीक है, उनकी तरफ से मोहर लगना बड़ा जरूरी है। इसी प्रकार से हम अगर किसी भी अधिकारों की, अगर हम किसी भी राइट्स की मांग करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे अधिकार है, तो उसमें कानून की तरफ से ठप्पा लगना जरूरी कि हाँ साहब ये तो अधिकार है, ये तो मिलना ही चाहिए। और अभी आज के ज्यादातर अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में जो अधिकारों का विधेयक है, ठीक है, जो अधिकारों के बिल है, अधिकारों के जो कानून है, उसको संविधान में प्रतिष्ठित रखा गया है। जैसे कि भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, और उसके अलावा काफी अनेकों अधिकार भारत की जनता को, भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। और भारत के संविधान ने भारत की जनता को सर्वोपरि रखा है, सबसे ऊपर रखा है, इसलिए जो भारत की प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है हम भारत के लोग, भारत के लोगों से ही शुरुआत होती है देश के संविधान की। ओके, संविधान देशों के सर्वोच्च कानून के घोतक होते हैं, इसलिए कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती है। अपने देश में इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब संविधान क्या है, देश के सर्वोच्च कानून है। जैसे कि जब मैंने आप लोगों को संविधान की किताब का जो पहला चैप्टर 1 है उसका फर्स्ट जो लेक्चर पढ़ाया, उसमें मैंने आपको संविधान का अर्थ बताया। अब विधान मतलब क्या होता है, विधान का मतलब होता है कानून। कानून का अर्थ यह है कि वो सबको मानना ही मानना है भाई, कानून है वो।
और सर्व का मतलब सर्वोच्च, स का मतलब सर्वोच्च, मतलब जो सबसे ऊंचा कानून है उसी को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। सबसे जो ऊपर है, सबसे जो ऊंचा कानून है उसको क्या कहा जाएगा? संविधान कहा जाएगा। तो संविधान देशों के सर्वोच्च कानून का घोषक होता है, मतलब उनका पर्यायवाची होता है। संविधान मतलब देश का सबसे बड़ा कानून, सर्वोच्च कानून। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सब हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को उनको उस कानून को मानना पड़ेगा। इसलिए कुछ खास अधिकारों को संवैधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान कर देती है। इसलिए जो कुछ खास अधिकार होते हैं उनको संविधान में ही डाल दिया जाता है, संविधान में मेंशन कर दिया जाता है और एक स्पेशली मान्यता उनको दे दी जाती है कि हाँ भाई आपको यहां पे रखा जा रहा है, मतलब देश का जो सर्वोच्च कानून है उसमें आपको ये व्यवस्था दी जा रही है। इसका मतलब आप सबसे महत्वपूर्ण हो। जैसे मान लीजिए, आज एक बात मानिए, आज जैसे मान लीजिए घर में दादाजी सबसे बड़े हैं, अब दादाजी ने कोई बात कह दी तो भैया वो तो कहीं ना कहीं मानने योग्य है, वो तो माननी ही पड़ेगी। तो इसी प्रकार से देश में जो सबसे सुप्रीम है वो क्या है? देश का संविधान है। अगर उसमें किसी अधिकारों को डाला, इसका मतलब उन अधिकारों का इंपोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वो संविधान में है और ऐसे अधिकारों को बुनियादी महत्व प्रदान होता है और इन्हें हम हमारे देश में क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। तो कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार है? समता का अधिकार है, कितने से कितने तक? 14 to 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास, कहां से कहां? 19 से 22 तक है। फिर तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध। कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, जल्दबाजी में लिख देते हैं जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो कुछ बच्चे कॉपियों में क्या लिख देते हैं? शोषण का अधिकार। अरे वे शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 23-24 में है। उसके बाद है फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 में है। फिर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। और फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। और अनुच्छेद जो 31 हुआ करता था उसमें संपत्ति का अधिकार रखा गया था, 7वां, जिसको कि बाद में हटा करके अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया था। ये 6 हमारे देश के मौलिक अधिकार अभी हाल फिलहाल में हमारे पास है। अन्य कानूनों और नीतियों से इन संवैधानिक अधिकारों के सम्मान की अपेक्षा की जाती है। संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं। अन्य कानून और नीतियों से इन संवैधानिक अधिकारों के सम्मान की अपेक्षा करी जाती है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि अब कोई भी कानून बने और कोई भी नीतियां बने तो उसमें इन संवैधानिक अधिकारों का ध्यान रखा जाए। मतलब देश में, देखिए देश तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, संविधान तो एक बार बन गया। देखिए संविधान क्या होता है? संविधान एक प्रकार से बच्चों रास्ता दिखाने वाला जो काम होता है वो है, एक बेसिक जो प्लेटफॉर्म तैयार कर देना है वो संविधान का काम है। बेसिक जो कानून है, जो हम कहते हैं मोटे तौर पे जो कानून होते हैं वो बना करके संविधान हमें देता है। अब उसके बाद समय पर जैसे जैसे आएंगे कानून बदलेंगे, समय पर आएंगे के साथ नए कानून बनेंगे, इस प्रकार से। अब जो भी कानून या जो भी नीति सरकारें लेकर करके आए वो सारी की सारी मतलब इन संवैधानिक अधिकारों का, मतलब इन मौलिक अधिकारों के सम्मान में बनाई जाए। मतलब इन संवैधानिक अधिकार जैसे हैं वैसे ही बाकी कानून और नीतियां बने, इसके विपक्ष में नहीं। जैसे मान लीजिए आज हमारा भारत का संविधान कहता है कि समानता का अधिकार है, तो अब यहाँ पे देश की संसद कोई ऐसा कानून या ऐसी नीति नहीं बनाए जो समानता के अधिकार के विरुद्ध हो। आज स्वतंत्रता का अधिकार है तो कोई ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो स्वतंत्रता के खिलाफ आ जाए। मतलब जो कुछ भी बने इस संविधान के दायरे के अंदर अंदर ही बने। और आप सभी को वैसे पता है कि आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 जो है वो ऐसे कानूनों को रद्द घोषित करता है जो कि संविधान के विरुद्ध जाकर के बने हो या संविधान के खिलाफ हो। तो ऐसे कानूनों को आर्टिकल 13 के तहत क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। तो यही बात यहाँ कही गई, संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं, मतलब वो बड़े ही जरूरी है, बड़े आवश्यक है। कुछ अन्य ऐसे अधिकारों का भी उल्लेख संभव है जो किसी देश के विशिष्ट इतिहास और रीति रिवाजों के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे अधिकारों का भी उल्लेख संविधानों में या बाकी कानून व्यवस्था में करा जाता है जो विशिष्ट इतिहास और कुछ विशिष्ट रीति रिवाजों के चलते क्या है? महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देखिएगा, उदाहरण के लिए भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध का प्रावधान है जो देश की परंपरागत सामाजिक कुप्रथा का ध्यान दिलाता है। अब देखिए भारत में अस्पृश्यता, अब भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के समता के अधिकार में अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। मतलब जो छुआछूत की
प्रथा चलती थी, अनटचेबिलिटी की प्रथा चलती थी निम्न जातियों के लोगों के साथ, उसका अंत होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। परंतु ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान ने यहाँ पर किसी विशेष जाति का नाम नहीं लिया कि साहब इनके साथ अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। वहां पर यह बोला गया अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, मतलब छुआछूत का व्यवहार किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अभी जो अस्पृश्यता पे है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि नहीं भाई अब ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 17 के तहत भी लगाया गया और इसके बाद समय समय पर देश की संसद ने विशेष अलग अलग कानून बना करके भी इन चीजों को रोकने की कोशिश करी है। अब ये जो प्रतिबंध लगाया गया देश की परंपरागत सामाजिक जो कुप्रथा उसकी तरफ ध्यान दिलाता है कि हाँ भैया एक समय समाज में इस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी जहां पर व्यक्ति को अछूत माना जाता था और उसके साथ अनटचेबल का जो व्यवहार है वो करा जाता था। ये सोशल इविल्स का मतलब होता है बुराइयां। तो जो सामाजिक बुराइयां हैं, कुप्रथाएं वो, और जब सामाजिक बुराइयां जो होती हैं वो समाज को तोड़ने का ही काम करती है, जोड़ने का नहीं। हमारे दावों को मिलने वाली कानूनी और संवैधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बहुत से सिद्धांतकार अधिकार को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्य किया हो। देखिए अब हमारा जो भी दावा है, अब आज हम दावा, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप आज गाड़ी चला रहे हैं और हल्की सी किसी में गाड़ी ठुक गई, उस अगली वाली गाड़ी के कोई भी बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। अब वो कहने नहीं साहब मुझे तो 5,000 रुपए थे, मेरे तो गाड़ी में ठोके। अब वहां पे मान लो पुलिस आ गई। अब देखो अब एक बात तो हल्की सी अड़ी तो है, कुछ नुकसान तो हुआ नहीं। अब वो तो दावा कर रहा है 5,000 रुपए थे, मेरा हक है नहीं, मैं तो गाड़ी भरी इसलिए 5,000 रुपए आप दे थोड़ी दोगे नहीं। फिर वहां पे पुलिस वाला आएगा बोले यार टूटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो फिर कहेगा 5,000 रुपए जा। मतलब कानून नहीं बोला नहीं कोई नहीं लगी नहीं, टूटा कुछ नुकसान होता तो भाई मैं बोलता भी इसको 5,000 रुपए थे। मतलब क्या है कि दावा करने से सब कुछ नहीं है कि हाँ हमने दावा कर दिया और लाओ अधिकार दे दो, ये नहीं है। दावा करने के बाद जो कानूनी रूप से और संवैधानिक जो मान्यता मिलती है ना, उससे ही मोहर लगती है। इसलिए काफी जगह जो सिद्धांतकार है अधिकार ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्य किया हो, मतलब देश की सरकार ने, देश की शासन व्यवस्था ने और देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाले किताब देश के संविधान ने अगर मान्यता दी है, उन्हीं को अधिकार कहा गया है। मतलब अधिकार दावा तो है, अधिकार हक है, बिल्कुल है, परंतु कौन से हक जिनको राज्य ने, शासन ने, व्यवस्था ने, संविधान ने मान्यता दी है, वही क्या होंगे, अधिकार होंगे। क्योंकि जब तक शासन कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से ऊपर मान्यता का ठप्पा नहीं लग जाता तब तक वो अधिकार नहीं है। नहीं तो लोग तो कुछ भी मांगेंगे तो फिर वो सब कुछ अधिकार नहीं हो जाएगा। जैसे कल को कोई बच्चा बोले नहीं साहब मैं तो अपनी मर्जी से स्कूल में ड्रेस पहन करके जाऊंगा, नहीं, पर अब वहां का नियम है स्कूल का कि हाँ भैया ये आपको ड्रेस पहन करके आनी है तो आपको वो ड्रेस पहन करके ही जानी पड़ेगी। हाँ, स्कूल के नियम में ये है कि बर्थडे वाले दिन या स्कूल में कोई फंक्शन हो उस दिन आप अपनी मर्जी से ड्रेस पहन करके आ सकते हो, तो वहां पे छूट है। तो वहां जो स्कूल के नियम है उसकी मोहर लगना बड़ा जरूरी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर समझाया गया है। कानूनी मान्यता से यकीनन हमारे अधिकारों को समाज में एक खास दर्जा मिलता है, लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता, जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है। देखिए, कानूनी मान्यता से यकीनन मतलब हम मानते हैं इस बात को कि अधिकारों को समाज में खास दर्जा मिलता है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई सरकार ने, शासन ने ठप्पा लगा दिया, मतलब सही है। लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता, पर सिर्फ कानून मान्यता दे इसी आधार पर हम अधिकार का दावा करें। पर काफी चीजों को तो लोगों ने मांग कर करके अधिकार बनाया है। दास प्रथा को खत्म करना है, ठीक है। काफी जगह भाई ये हमारा अधिकार है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे मजदूरों के लिए कम घंटे काम करें, नहीं 14-14 घंटे काम होता था, कम करो। तो ये मांग कर करके अधिकार बनाया और फिर सरकार ने उस पर मोहर लगाई है। तो यही बात यहाँ पर कही गई। अधिकारों का धीरे धीरे विस्तार और पूर्ण व्याख्या हो रही है। ऐसा अभी तक अलग रहे समूहों को शामिल करने और गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन जीने की हमारी नई समझदारी के उद्देश्य से हो रहा है। अब अधिकारों का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, ठीक है। जो पहले अधिकारों को जितना छोटा माना जाता था, अब अधिकार उतने ही क्या होते जा रहे हैं, विस्तार होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और पूर्ण व्याख्या हो रही है। मतलब फिर से उनका एक्सप्लेनेशन हो रहा है। पहले जहां पर मान लो कि अगर कुछ कहा जाए कि ये इस व्यक्ति के लिए है, तो अब उस अधिकार की फिर से व्याख्या हुई, नहीं साहब ये अब सबके लिए। तो धीरे धीरे अधिकारों का विस्तार हो रहा है और जिन समूहों को अलग रखा गया, मतलब जो भी समूह, जो भी वर्ग, जो भी व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से अलग रहे, उनको शामिल करने के लिए क्या करा जा रहा है, अधिकारों का विस्तार कराया जा रहा है, पूर्ण व्याख्या करी जा रही है। और उन वंचित समूहों को गरिमापूर्ण जीवन, मतलब सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए, ठीक है, बेहतर जीवन जीने के लिए ये काम करा जा रहा है कि अधिकारों का विस्तार हो और उनमें फिर से पूर्ण व्याख्या कर करके उनको और बेहतर बना कर करके समाज के हर व्यक्ति, देश के हर व्यक्ति तक वो अधिकार उनको मिलने ही चाहिए।
अधिकतर मामलों में अधिकार राज्य से किए जाने वाले दावे हैं। अधिकारों के माध्यम से हम राज्य सत्ता से कुछ मांग करते हैं। तो अधिकतर मामलों में, अधिकतर क्या, काफी हद तक जो मामले होते हैं उनमें अधिकार राज्य से किए जाने वाले दावे हैं। मतलब हम राज्य से दावा कर रहे हैं, हम सरकार से दावा कर रहे हैं कि सर ये हमारा हक है, ये हमें मिलना चाहिए। आप देखिए, मुझे आज आप एक बात बताइए, आप इतनी प्राइवेट जगह जाते होंगे और करते होंगे, आपको कहाँ महंगाई नजर नहीं आती? आपको आती होगी। आज इतनी प्राइवेट कंपनियां हैं और है वो आपको रोजगार नहीं दे रही, कोई विरोध करता है कि नहीं करता? पर हम सरकार से विरोध करते हैं, सरकार मुर्दाबाद, हमें रोजगार नहीं दे रही, सरकार मुर्दाबाद, हम महंगाई बढ़ा रखी। और हम तारीफ भी करते हैं तो हम किसी कभी प्राइवेट कंपनी की नहीं करते, सरकार जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद के हम नारे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार से ही हम दावा कर रहे हैं कि साहब आप हमें ये दीजिए, ये हमारा अधिकार। कभी कोई अधिकार वाला कोई कंपनी के पास जाकर के अधिकार मांगता नहीं, सरकार के पास जाता है, क्योंकि पता सरकार एक कानून बना देगी, सारी कंपनियों को मानना पड़ेगा, तो सरकार के पास जाते हैं। तो अधिकतर जो अधिकार है वो राज्य से किए जाने वाले दावे हैं, मतलब सरकार से दावा कर रहे हैं कि साहब ये हमारा हक है और ये हमें दिया जाए। और अधिकारों के माध्यम से राज्य सत्ता से हम कुछ मांगते हैं कि साहब ये आप हमें दीजिए। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हम राज्य से बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने की मांग करते होते हैं। समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर सकता है और अपनी तरफ से इसमें सहयोग कर सकता है। अब देखिए, जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं कि भैया सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, तो इससे राज्य से बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने की मांग करते हैं कि राज्य जो सरकार है वो बुनियादी शिक्षा देने का काम करे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1999 में सरकार बनी तो 2001-2002 में आकर करके दो काम करे गए। पहला तो 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे 1976 में। उस मौलिक कर्तव्यों में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जोड़ा और ये कहा कि ये सभी माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त एजुकेशन दिलाए, उनको पढ़ाए। इसके अलावा 21A जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार में ये कहा गया राइट टू एजुकेशन है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सबको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो एक तरफ अधिकार बना करके सभी बच्चों को एजुकेशन दी गई और दूसरी तरफ माता पिता का कर्तव्य उसको बना दिया गया। तो बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य से मांग करी जाए कि वह जो बेसिक एजुकेशन है वो एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आपने दो प्रावधानों से देखा। समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर सकता है और अपनी तरफ से इसमें सहयोग कर सकता है। तो समाज भी जो शिक्षा है उसके महत्व को स्वीकार कर सकता है कि वैसे शिक्षा है, जो एजुकेशन है वो बड़ी जरूरी है और अपनी तरफ से कुछ सहयोग या योगदान दे सकता है। विभिन्न समूह विद्यालय खोल सकते हैं और छात्रवृत्तियों के लिए निधि जमा करा सकते हैं ताकि तमाम वर्गों के बच्चे शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सके। अब जैसे विभिन्न समूह जो है वो विद्यालय खोल सकते हैं। अगर कोई सक्षम समूह है तो वो विद्यालय खोल सकता है, अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो वो जमा करा सकता है। जैसे काफ़ी जगह क्या होता है स्कूलों में, जैसे कुछ जो बड़े बड़े सेट होते हैं ना, जैसे सरकारी स्कूल है तो वो देखेंगे यार हालत ठीक नहीं है, बच्चों के पास बैठने के लिए जगह नहीं है, तो ये लो 20 जो कुर्सियाँ हैं हमने दान कर दी, ये लो यहाँ पर जो है ना पानी का जो वो है वो लगा दिया पानी पीने के लिए, ये लो भैया जो 40 बच्चे हैं उनको ड्रेस के पैसे दे दिए, ये 100 बच्चों को किताबें बांट दी। इस प्रकार से क्या है, जो समूह अगर सक्षम होते हैं तो ऐसा काम भी कर सकते हैं। तो एक तरफ तो हम सरकार से भी मांग करते हैं और दूसरा अगर समाज शिक्षा के महत्व को समझता है तो वो इस प्रकार के काम भी कर सकता है। जैसे राइट टू एजुकेशन यहाँ पे दिखाया गया है, नो योर राइट्स, राइट टू एजुकेशन। आप अपने अधिकारों को जानिए और आप अपने अधिकारों को कब जानेंगे, जब आप शिक्षित बनेंगे, जब आप पढ़े लिखे होंगे। लेकिन मुख्यतः ये जिम्मेदारी राज्य की बनती है। राज्य को ही आवश्यक उपायों का प्रवर्तन करना होता है जिससे हमारे शिक्षा के अधिकार की पूर्ति सुनिश्चित हो। देखो, अब समाज अपनी तरफ से जो एफर्ट्स लगा सकता है वो लगा सकता है, समाज स्वेच्छा से कर सकता है, पर हम जो मुख्य जिम्मेदारी है वो तो सरकार की, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे काम करे। अब समाज तो करेगा तो इच्छा से करेगा। अब जिसकी मान लीजिए किसी सेठ की इच्छा हो तो उसने दे दिया और कंपलसरी तो है नहीं भाई तू दे, वो नहीं भी देगा। तो इसलिए जिम्मेदारी तो जो है वो सरकार की है। सरकार कानून व्यवस्था के द्वारा कुछ चीजें स्थापित करने की कोशिश करती है। जैसे अब मान लीजिए सरकार ने स्कूल बनाए तो वहां पर अच्छा फर्नीचर होना, अच्छा पानी होना, अच्छे शिक्षक होना, ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार ये करे। अगर समाज में कोई कुप्रथा है और हम समाज के भरोसे छोड़ दें कि समाज खुद ऑटोमेटिकली सुधार लेगा, तो भैया फिर तो सुधर के, पर यहाँ पे सरकार को रोल करना पड़ेगा। सरकार कुछ कानून बनाएगी, जो गलत कर रहे हैं उनको दंडित करेगी और जो शोषित हो रहे हैं, जिनके साथ गलत हो रहा है, उनको बचाने का काम करेगी। तो मुख्य जिम्मेवारी जो है वो राज्य की बनती है, सरकार की बनती है। इस प्रकार अधिकार राज्यों को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये जो अधिकार है राज्यों को कुछ खास तरीके से, कुछ स्पेशल तरीके से क्या है, कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। वैधानिक दायित्व का मतलब क्या है, एक प्रकार से जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और वैधानिक कानूनी रूप से
कानूनी रूप से एक जिम्मेदारी आपको सौंपी जा रही है। किसको? सरकार को। सरकार को एक स्पेशल कानूनी रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपको ये तो करना ही है। मतलब क्या है? जैसे कि एक शिक्षा का उदाहरण दिया कि आपको शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा है वो तो बच्चों को दिलानी ही दिलानी है। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं। और जो हर अधिकार होता है, अब जो हर अधिकार होता है वो क्या हर अधिकार सरकार को ये निर्देशित करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात करें तो शिक्षा के अधिकार में यह है कि सबको शिक्षा दिलानी है, ये करने योग्य काम है। शिक्षा में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ये ना करने योग्य काम है। तो हर कोई भी अधिकार होगा तो उसमें क्या होगा? करने योग्य क्या है और ना करने योग्य क्या है, इन दोनों बातों का सरकार पर दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। उदाहरण के लिए, मेरा जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जो दूसरों के द्वारा क्षति पहुंचाने से मुझे बचा सके। यह अधिकार राज्य से मांग करता है कि वो मुझे चोट या नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करे। देखो, अब उदाहरण अपन लेते हैं। मेरा जीवन जीने का अधिकार मतलब मैं अपना जीवन अच्छे से जी सकूं और मेरे जीवन को कोई किसी प्रकार की क्षति या नुकसान ना पहुंचा सके, उनसे बचाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? कानून बनाना चाहिए। तो ये सरकार का दायित्व है कि मेरा जीवन, मैं अपना जीवन अच्छे से जी सकूं, मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचा सके, उसलिए सरकार क्या करे? एक बेहतर कानून बनाए। और राज्य से अपन मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि मुझे जो चोट पहुंचाए, मुझे जो नुकसान पहुंचाए, उनको सरकार या कानून व्यवस्था क्या करे? दंडित करे। ठीक है ना? तो ये क्या बताया है कि क्या करना है सरकार को, क्या करने योग्य है कि भाई। और आज हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार में अपन ये पढ़ा जब संविधान वाली किताब पढ़ी थी कि अगर आज मेरे पास कुछ करने की स्वतंत्रता है तो आपके पास भी है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि मैं सड़क पे चलते दो किसी व्यक्ति के खींच करके थप्पड़ मार दूं, ये नहीं है। क्योंकि जो अगर स्वतंत्रता आपको तो फिर उसको भी, फिर वो भी मार देगा। फिर ये मत कहना नहीं मेरे तो स्वतंत्रता का अधिकार था, तो भाई उसके पास भी, वो भी भारत का ही नागरिक है, सेम नागरिक हो। तो आप ऐसे अधिकार जिससे कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके और कोई आपको भी नुकसान ना पहुंचा सके। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके लिए फिर सरकार से आप मांग करोगे कि साहब हमारे लिए अधिकार होने चाहिए। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है। जो पति होते हैं, जनरली जो शराब पी करके जो पति आते हैं वो महिलाओं के साथ हिंसा करते हैं। तो मांग उठी कि नहीं साहब महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, इस घरेलू हिंसा से बचाने के लिए महिलाओं के लिए सरकार कानून लेकर के आए। तो सरकार ने घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून जारी करा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से नुकसान जो पहुंचाया जा रहा है उस नुकसान से बचाने के लिए सरकार कानून ला सकती है। यदि कोई समाज महसूस करता है कि जीने का अधिकार का मतलब अच्छे स्तर के जीवन का अधिकार है तो वह राज्य सत्ता से ऐसी नीतियों के अनुपालन की अपेक्षा करता है जो स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण और अन्य आवश्यक निर्धारकों का प्रावधान करे। अब अगर कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी यह महसूस करती है कि जीवन जीने के अधिकार में का मतलब अच्छे स्तर का जीवन का अधिकार है, मतलब जीवन जीना, देखो जीना तो यार जो सबसे बुरी स्थिति में व्यक्ति है ना वो भी जीवन तो जी रहा है। ठीक है, क्योंकि जन्म, मरण और प्रण कहा जाता है, ये जो तीन काम होते हैं ना ये हमारे हाथ में नहीं होते, ये ऊपर वाले के हाथ में। जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन ये भी तय है कि आपकी मृत्यु किस दिन होगी, और प्रण का मतलब होता है शादी विवाह। ठीक है, वो किस दिन होगा। ये जो व्यक्ति कहते हैं नहीं नहीं मैं लड़का देखूंगा, मैं लड़की देखूंगा, अरे भाई तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो ऑलरेडी सब कुछ ऊपर से पूरा मैटर प्लान तय होकर के आया कि इस दिन जन्म होगा, इस दिन प्रण होगा, मतलब शादी होगी, और इस दिन तेरा मरण होगा। तो ये तो हमारे ऑटोमेटिकली तय है, जन्म और जो मरण है वो तो तय है। तो जो व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है जी तो वो भी रहा है, क्योंकि भाई अपनी इच्छा से तो वो मर नहीं सकता, वो तो जिस दिन उसने तय कराया तब जाएगा। परंतु अच्छे स्तर का जीवन जीना, अच्छे स्तर के जीवन का मतलब क्या है? कम से कम जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो तो उसकी पूरी होती रहे, और उसके बाद वो थोड़ा अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, ऐसा जीवन उसको मिले। अगर ऐसा कोई समाज महसूस करता है तो राज्य सत्ता से, मतलब राज्य से, सरकार से ऐसी नीतियों की अनुपालन की अपेक्षा करता है, मतलब ऐसी नीतियों की उम्मीद करता है जिसमें स्वस्थ जीवन के लिए, मतलब बेहतर जीवन के लिए क्या हो? स्वच्छ पर्यावरण हो, मतलब पर्यावरण जो हो, इन्वायरमेंट वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, जहां पर उसको अच्छी हवा मिल सके, अच्छी जिंदगानी मिल सके, और अन्य आवश्यक निर्धारक वहां पर उसके प्रावधान होने चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बातें करते हैं। तो जैसे हमारे देश में सरकार रोटी के लिए क्या करती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार ने खोली कि गरीबों को सस्ते से सस्ते में क्या दिया जाएगा? अनाज दिया जाएगा। उसके अलावा अब काफ़ी सरकारें, राज्यों की जो सरकारें हैं वो बहुत सस्ते में खाना, जैसे मैं राजस्थान की सरकार की बड़ी तारीफ करता हूं जिन्होंने 8 रुपए में पेट भर खाना चलाने की योजना चला रखी और बिठा करके बहुत अच्छे से खाना खिलाते हैं। तो ये क्या है? रोटी का है। अगर आप मकानों में देखोगे तो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं चलती हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीबों को आवास बांटे जाते हैं, मकान बांटे जाते हैं।
दूसरे शब्दों में मेरा अधिकार यहाँ राज्य सत्ता को खास तरीके से काम करने के कुछ वैधानिक दायित्व सौंपना है। यहाँ पर मतलब मेरे अधिकार का मतलब है कि मैं राज्य सत्ता को कुछ खास काम करने के लिए दायित्व सौंप रहा हूँ कि साहब ये काम आपको ही करना है। मेरी शिक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, मतलब सरकार की है। मुझे रोटी कपड़ा मकान, मुझे अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य मिले, आपकी जिम्मेदारी है। मुझे कोई दंडित ना करे, मुझे कोई चोट ना पहुंचाए, कोई क्षति ना पहुंचाए, आपकी जिम्मेदारी है। भाई आज मैं आपको एक बात कहता हूं, आज आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद आपके साथ किसी प्रकार का कोई भी गलत व्यवहार ना हो, किसकी जिम्मेदारी है? स्कूल के प्रशासन की है, प्रिंसिपल की है, टीचरों की है, उनकी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से जब हमने आपको मतलब सरकार को जिताया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें वो चीजें जीवन में दे जिससे कि हम अच्छा जीवन जी सके। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य अगर आप नहीं दे सकते तो आप अच्छे रोजगार दे दीजिए, और अच्छे रोजगार दे देंगे तो हम सब कुछ ले लेंगे। ठीक है, तो हम विशेष प्रकार से वैधानिक रूप से ये दायित्व सरकार को सौंप रहे हैं कि ये आपका काम है। ठीक है, मुझे अच्छा बनाना, मुझे अच्छा जीवन जीने के देने, ये आपकी जिम्मेदारी है। अधिकार सिर्फ यही नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, वे ये भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना। तो अधिकार सिर्फ ये नहीं बताते कि ये करो, वो ये भी बताते हैं कि ये मत करना। ठीक है ना, डू और डोंट्स देखा होगा ना, ये करने वाले काम है और ये नहीं करने वाले काम। तो अभी तो आपने देखा कि ये करना है सरकार को। अब सरकार के पास कुछ ऐसा दायित्व भी होता है जो नहीं करना, भाई ये तो बिल्कुल भी मत करना। मसलन किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि राज्य सत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो जैसे कि अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें आपने पढ़ा आर्टिकल 19 से 22 के बीच में कि राज्य सत्ता सरकार किसी को भी अपनी मर्जी से गिरफ्तार नहीं कर सकती भी है। इच्छा हुई इसको गिरफ्तार कर लिया, परंतु आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन और पुनिटिव डिटेंशन पढ़ा होगा। ठीक है, पुनिटिव डिटेंशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा कि पुनिटिव मतलब आप कुछ अपराध कर रहे हो उसके बाद गिरफ्तार करती है पुलिस, और प्रिवेंटिव में पहले ही अपराध से पहले ही गिरफ्तार कर लेती है शक के आधार पर। तो वो बात एक अलग है, वो एक अपवाद के तौर पर देखा जाता है, एक्सेप्शन के तौर पर देखा जाता है। पर बाकी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सरकार जो पुलिस है, भाई राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब सरकार के अधीन जो है सब कुछ वो राज्य में आ जाता है। तो सरकार के अधीन सब कुछ ही है, तो पुलिस भी सरकार के अधीन ही है, सरकारी पेमेंट कर रही है। तो पुलिस भी किसी को अपनी मनमर्जी से गिरफ्तार नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर वह किसी को सलाखों के पीछे करना चाहती है तो उसे इस कार्रवाई को जायज ठहराना पड़ेगा, उसे किसी न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करने का कारण बताना होगा। अब अगर राज्य सत्ता मतलब राज्य सरकार पुलिस किसी को सलाखों के पीछे जेल में डालना चाहती है तो इस कार्रवाई को जायज ठहराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जो हमने डाला है ये क्यों डाला है, इसको जो सही कारण है वो सही कारण बताना पड़ेगा, और किसी न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना पड़ेगा। जैसे कि 24 घंटे के अंदर जो कोर्ट है वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि जो इसकी स्वतंत्रता इसमें क्यों कटौती करी जा रही है, क्यों इसने ऐसा क्या अपराध करा है, जो अपराध करा वो बताओ, और उस अपराध के तहत फिर कहा जाएगा कि हाँ साहब इसकी इतनी स्वतंत्रता में कटौती कर दी जाए। ये माननीय भारत के सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर। इसलिए किसे पकड़ने के लिए गिरफ्तारी का वारंट दिखाना पुलिस के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार मेरे अधिकार राज्य सत्ता पर कुछ अंकुश भी लगाते हैं। तो अब किसी को पकड़ने के लिए गिरफ्तारी का वारंट दिखाना पड़ता है, इसलिए मतलब किसी के भी अधिकारों पर को पूरा करने के लिए सरकार पर कुछ अंकुश भी लगाए जाते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम आपकी दायित्व में नहीं है। दूसरे तरीके से कहा जाए तो हमारे अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। मतलब हम सीधे तौर पे कहें, अगर अधिकार और राज्य सत्ता के बीच में तुलना करके बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो राज्य है, राज्य व्यक्तिगत जीवन, ठीक है, हमारा जो इंडिविजुअल जीवन है और हमारी जो स्वतंत्रता है उसकी मर्यादा का उल्लंघन किए बिना काम करे। मतलब हमारा व्यक्तिगत जीवन है वो खराब ना हो, हमारे जीवन की जो स्वतंत्रता है वो खराब ना हो, उसका उल्लंघन किए, उसको बिना हटाए अपना काम करे, अपने दायित्व पूरे करे। वही यहाँ पे अधिकार और राज सत्ता का टॉपिक हमें बताता है। राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता हो सकता है, उसके द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के हित के लिए होता है। देखिए, राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता हो सकती है, मतलब जो राज्य जो सरकार है वो संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न हो सकती है। प्रभुत्व संपन्न मतलब सोवरेन है, वो बिल्कुल फ्री है, वो चाहे जो कर सकती है। भाई सारी की सारी पावर उसके हाथ में होती है। भाई आज जब हिटलर जब तानाशाह बना था तो उससे पहले तो चुनाव जीत कर करके वहां पहुंचा है, उसके बाद उसने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। तो सरकार के पास पूरी पावर है, वो जो कानून लेकर के आ रही है वो चाहे तो उसको बलपूर्वक रूप में भी लागू करवा सकती है, नहीं मानेंगे तो बलपूर्वक रूप में वो लागू करवा सकती है। परंतु ध्यान रखना, राज्य संपूर्ण प्रभुत्व जो संपन्न है वो राज्य के अस्तित्व के लिए नहीं है, वो लोगों के हित के लिए होना चाहिए, कि जनता के भले के लिए।
इसमें जनता का ही अधिक महत्व है और सत्तारूढ़ सरकार को उसके ही कल्याण के लिए काम करना होता है। शासक अपनी कार्रवाई के लिए जवाबदेह है और उसे हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि कानून लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ही होते हैं। तो जनता का अधिक महत्व होना चाहिए और उसके कल्याण के लिए ही सरकार को काम करना चाहिए। कार्रवाई के लिए सरकार जो भी राज्य जो भी काम करे उसके लिए जवाबदेह हो, मतलब जवाबदेह, अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो कि हमने ये जो काम करा है इसके पीछे ये कारण है, ये बात उचित है, कुछ अनुचित हो तो बताइए, हम उसका जवाब देंगे। जवाबदेह होना चाहिए, बिना जवाब के काम नहीं चलेगा। और हरगिज नहीं भूलना चाहिए, राज्य को, सरकार को कभी भी यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि कानून लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ही होते हैं। कानून किसकी भलाई के लिए होंगे? लोगों की भलाई के लिए होंगे। लोगों की भलाई सुनिश्चित वहां पर होनी चाहिए। यह बात कभी भी राज्य को या सरकार को नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों एक माँ होती है, माँ, अब माँ के पास तो सारी पावर, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, मार कर करके, प्यार से समझा करके कोई भी चीज़ लागू कर सकती है। पर जैसे अपन छोटे होते हैं, जब माँ को अपन दूध नहीं पीते, 2 थप्पड़ मारती है, स्कूल जाते हैं तो दूध पी के जा, दूध पी के जा। अब वो क्या है, वो डांट कर करके, मार कर करके अगर पिलाए, वो क्यों पिलाए? कि हमें शरीर में जान आ जाए। ठीक है ना? तो कोई भी अगर सरकार कैसा भी काम लेकर करके आए, अगर वो जनता की भलाई के लिए होगा, यही बात सरकार को ध्यान रखनी चाहिए। बलपूर्वक जहां तक हो सके सरकार को प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनता की भलाई के लिए ही सरकार काम करे। ओके, इसी के साथ जो आज हमारा लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने इस लर्निंग आर्ट्स के चैनल को बढ़ाते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आर्ट्स चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।